न्यू चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसका अपन ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे एग्जाम का, क्या क्या है एग्जाम में, कब आने वाला है, कितना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो ये जो 8 नंबर पे है देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में 2018 10 मार्क्स, मई 2018 ये यहां पे 10 मार्क्स। उसके बाद नवंबर 2018 अगेन 10 मार्क्स, फिर एक साल नहीं आया, गैप, एक अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर अगेन 10 मार्क्स के लिए आया था नवंबर 19, फिर 10 मार्क्स के लिए मेन नवंबर राइटिंग और दिसंबर 20, फिर अगेन 10 मार्क्स, फिर वापस 20 मार्क्स सीधा। लास्ट एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए आया हुआ है। लास्ट एग्जाम में 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया डायरेक्टली, सीधा 20 मार्क्स। जनरली इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें 20 मार्क्स पॉसिबल है, लेकिन यहां पे उन्होंने 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया था अभी जो रिसेंट एग्जाम है, जिसका रिजल्ट वेटिंग है जुलाई 21। ठीक है, तो अगर एक एग्जाम को गैप छोड़ दिए तो बाकी पूरे एग्जाम में 10 मार्क के लिए तो मिनिमम आने वाला है। लास्ट एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो ऐसा बोल सकते हैं जैसे इंश्योरेंस क्लेम के वैसा ये भी चैप्टर ऐसा है जो 10 मार्क तुमको एग्जाम में कंफर्म आने वाले हैं, मिनिमम 10। ठीक है, तो जनरली 10 का ही आता क्योंकि 5 बार एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आ चुका है। वो 20 का क्वेश्चन कैसा था, कितना बड़ा था, वो अपन उसको भी पूरा होने के बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए एवरेज पकड़ के चलो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कंपलसरी। मतलब ये चैप्टर छोड़ेंगे तो 10 मार्क तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सीधी बात, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 वो डील करता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से। AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो अपन ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते साथ में AS 13 भी कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। AS 13 के भी जितने पॉइंट्स है वो इसमें कवर हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, ये ग्रुप 1 में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और चैप्टर भी है। तो अपन ये जब थ्योरी पढ़ेंगे या प्रैक्टिकली जब उसके एप्लीकेशन देखेंगे तो साइमल्टेनियसली अपना AS 13 भी कवर हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 के अंदर है ये, मॉड्यूल 3 के अंदर। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट्स आर द असेट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? असेट्स है, बिजनेस के असेट्स है। इन्वेस्टमेंट्स आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट्स आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस purchased with a intention, purchased with a intention not to be sold in the ordinary course of business। अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि भाई लेना बेचना, फिर और लिए और बेच दिए, खरीद रहे बेच रहे ऐसा कंटिन्यू चालू है, तो फिर वो बिजनेस हो गया तुम्हारा, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर वो स्टॉक हो गया तुम्हारे बिजनेस का। बहुत सारे बिजनेसमैन का बिजनेस इन्वेस्टमेंट ही है, डीलिंग करना, शेयर्स बाय करना बेचना, डिबेंचर बाय करना बेचना, वो उनका बिजनेस है। ठीक है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या है AS 13 के हिसाब से? इन्वेस्टमेंट्स आर द assets of the business purchased with the intention not to be sold in the ordinary course of business। तो अपना बिजनेस के अंदर अपने हिसाब से, मतलब अपन जब चाहे जब उसको बेचेंगे रेगुलरली, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई नहीं होता। परचेज विथ नॉट इंटेंशन नॉट टू बी सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट इज नॉट योर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ये वर्ड देखो, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब तुम्हारे बिजनेस का मेन एक्टिविटी नहीं है वो। तुमने बिजनेस चालू किया था, मार्केट में कुछ चीज खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट करना, ये मेन बिजनेस नहीं था तुम्हारा। ठीक है, तो
it is not your principal revenue producing activity. It is not your goods or services in which you are dealing with. That is, it is not your goods and services in which you are dealing with. So investments are the assets of the business purchased with the intention not to be sold in the ordinary course of business. और ये वाला पॉइंट एडिशनल है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए दिया कि इट इज नॉट योर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मेन बिजनेस नहीं है तुम्हारा वो, एंड दैट इज इट इज नॉट योर गुड्स और सर्विसेज इन विच यू आर डीलिंग विद. तो तुम्हारे बिजनेस का जो मेन पर्पज है वो नहीं है बाइंग एंड सेलिंग, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई होता है, उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं अपन. ठीक है, एक एग्जांपल मान लो, एक बिजनेसमैन है जिसका क्लॉथ का बिजनेस है, क्लॉथ बाय करना और बेचना, ये उसका बिजनेस है. रेडीमेड क्लॉथ बाय करता वो, सेल करता. नाउ अगर उसके पास पर्टिकुलर डे पे कुछ स्टॉक रहता है, पर्टिकुलर डे के ऊपर उसके पास बिजनेस के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है, वेदर दिस स्टॉक इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं क्या अपन? ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर सकते हैं. डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट्स आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस परचेज विद इंटेंशन नॉट टू बी सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो ये असेट तो है, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए लाया वाला है उसने. कल अगर उसके पास कोई गिरायक आ गया, कस्टमर आ गया, तो वो सेल कर देगा उसको, क्योंकि उसका बिजनेस ही है क्लॉथ बेचना. स्टॉक ऑफ क्लॉथ इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज अवेलेबल फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. उसका मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है वो. ठीक है, it is an if it is an investment company, then it is an inventory and again it is not an investment. मान लो ये क्लॉथ बिजनेस नहीं है, इसका बिजनेस है शेयर्स बाय करना बेचना, शेयर बाय करना बेचना. मार्केट से न्यूज आते रहती है उसको कि भाई ये शेयर का वैल्यू बढ़ने वाला है, वो खरीद लेता. जैसे 2-4 दिन में वो बढ़ गया, सेल कर देता. उसका बिजनेस है वो, तो भी वो इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई नहीं होता, बिकॉज उसके लिए वो फिर इन्वेंट्री हो जाता. ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये जो AS13 है ना, इसमें इन्वेंट्री कवर्ड नहीं होने वाली है. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बोल के दिया हुआ है, तो इसके अंदर इन्वेंट्री डेफिनेशन में कवर नहीं होने वाला है. ठीक है, हाँ, अगर ये क्लॉथ बिजनेस है, क्लॉथ बिजनेस है इसका, और इसके पास ऑफ सीजन के अंदर कुछ सरप्लस फंड पड़ा हुआ है. ऑफ सीजन हो गया मतलब सीजन आया, सीजन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब ऑफ सीजन चालू है. ठीक है, उस केस में उसके पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर, और वो उसने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स और डिबेंचर के अंदर कंपनी के. उसने सोचा भाई अभी 4 महीने तो पैसे की जरूरत नहीं है, और बिजनेस में ऐसे ही पड़ा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, और बैंक वाला क्या देगा? 2-3% इंटरेस्ट देगा. सेविंग अकाउंट रहा तो, करंट अकाउंट रहा तो 0%. तो उसने क्या सोचा कि अपने पास जब अपने को पता है कि कुछ शेयर्स और डिबेंचर ऐसे हैं जिनके रेट बढ़ने वाले हैं आने वाले 3-4 महीने में, और अपने को अभी पैसे की बिजनेस में जरूरत भी नहीं है, तो वो क्या करता? उस पीरियड के लिए शेयर्स और डिबेंचर में वो पैसा लगा दे रहा. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. उसके लिए फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गया. उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा उसने पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए उसने बाइंग एंड सेलिंग के लिए नहीं खरीदा. उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है वो. सरप्लस फंड बिजनेस का जो था उसने वो शेयर्स और डिबेंचर में लगा दिया फॉर अ सर्टेन पीरियड. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इन्वेंट्रीज इज नॉट कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बिकॉज फॉर इन्वेंट्रीज देयर इज सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोल के एक अलग दिया हुआ है. इन्वेंट्री के लिए अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS2 बोल के. ठीक है, वो भी ग्रुप 1 में कवर्ड है अपने को, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. तो AS13 से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया. इन्वेंट्रीज आर नॉट कवर्ड इन AS13. ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट देयर आर 2 वेज ऑफ इनकम. इन्वेस्टमेंट जब भी बोलते हैं अपन, तो उसके अंदर अपने को 2 तरीके की इनकम होती है. इन्वेस्टमेंट जब भी अपन बोलेंगे तो उसमें तुमको 2 तरह की इनकम हो सकती है. एक है पीरियोडिक इनकम और एक है कैपिटल एप्रिसिएशन. पीरियोडिक इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन. तो पीरियोडिक इनकम क्या रहता है? इट इज बेस्ड ऑन टाइम, दैट इज इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट. मान लो तुमने खुद की जगह या फिर एक बिल्डिंग परचेज कर ली बिजनेस के नाम पे, और 2 उसके फ्लोर जो है तुमने किराए से दे दिए, दैट इज अ रेंटल इनकम. तो पीरियोडिक इनकम है वो तुम्हारी. तुम रेंट पे दे रहे मतलब इनडायरेक्टली तुमको हर महीने को रेंट आने वाला है. तो इन्वेस्टमेंट 2 पर्पज से किया जाता है, एक तो पीरियोडिक इनकम और एक है कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब लैंड खरीदी है, इसको अपन ने डिसाइड किया कि 10 साल के बाद ही बेचेंगे, अब 10 ईयर्स के बाद, क्योंकि पता है अपने को ये लैंड की वैल्यू 10 साल के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. आज जो रेट में खरीदे उसको 10 साल के बाद जब बेचेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा उसके पीछे. तो दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन.
हर हर दिन, हर एक साल, मतलब एक साल बाद उसकी वैल्यू कितना चेंज हो रही है वो नहीं देखते बैठेंगे अपन। लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज है अपना, खरीद लिया, देखेंगे 10-15 साल के बाद जब बेचना है तब। दैट इज नोन एज कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे बहुत बार शेयर्स भी खरीदते लॉन्ग टर्म के लिए, शेयर्स ले लिए, अब अपन बाद में देखेंगे 10-15 साल के बाद शेयर का क्या प्राइस रहेगा, कितने में रहेगा वो। तो जब अपना ऑब्जेक्ट इनकम लेना नहीं है उस शेयर्स या लैंड के ऊपर, डेली बेसिस पे इनकम होना ऐसा नहीं है। अब मुझे बोले ओपन लैंड लिया हुआ है तो अपन उसको किराए से भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं, और अपने को खाली एप्रिसिएशन के हिसाब से लिए वाला है अपन ने। आने वाले 10-15 साल के बाद जब भी उसकी वैल्यू बढ़ेंगी तब सेल कर देंगे। दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो पर्पस क्या है तुम्हारा, पीरियोडिक इनकम के लिए पर्पस से तुम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये दो टाइप के इनकम उसमें जनरली इन्वॉल्व रहते हैं। तो इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, दैट इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन। आज जितने में लिए उसकी वैल्यू 2-5 साल के बाद, 10 साल के बाद बहुत बढ़ के मिलेगी, ये सोच के तुमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जब भी बोलेंगे तो दो ही टाइप की इनकम रहती है उसमें, पीरियोडिक इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अब सबसे मेन यहां पे है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के हैं, इन्वेस्टमेंट को कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट दो ही टाइप के हैं, एक है करंट इन्वेस्टमेंट और एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट, दो ही टाइप के इन्वेस्टमेंट है, या तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है या तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। AS 13 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा। AS 13 का बोलना है कि इन्वेस्टमेंट दो ही टाइप के, करंट और नॉन करंट। उन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं बोला है। नॉन करंट मतलब जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए है। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो टर्म यूज किए वाले। अपन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट मींस इट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो देयर आर टू कंडीशंस व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली टू क्लासिफाई एज करंट इन्वेस्टमेंट्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट अगर क्लासिफाई करना है तो दो कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने पड़ेंगे एक साथ, दोनों भी कंडीशन। दोनों में से एक सेटिस्फाई हो रहा दूसरा नहीं हो रहा तो फिर वो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, कौन से दो कंडीशन है, टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। देयर मस्ट बी टू कंडीशंस सेटिस्फाइड टू क्लासिफाई एज करंट इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, मैक्सिमम इंटेंशन टू होल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ्स। इंटेंशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन टू होल्ड। इंटेंशन तुम्हारा अगर 12 महीने के अंदर उसको बेचना है तो फिर वो करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, मैक्सिमम इंटेंशन टू होल्ड नॉट मोर देन 6 मंथ्स, नॉट मोर देन 12 मंथ्स, नॉट मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, जनरली अपन बोलते हैं ना करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो 12 महीने के अंदर सेल कर देते हैं उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं अपन। तो एक्चुअली वही रीजन है कि मैक्सिमम इंटेंशन टू होल्ड नॉट मोर देन 12 मंथ्स एंड और नहीं है, मतलब दोनों भी कंडीशन साइमल्टेनियस। रेडीली मार्केटेबल, रेडीली मार्केटेबल मतलब उसको जब चाहे जब अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे जब कैश में कन्वर्ट कर सकना, देन ओनली इट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स। दो कंडीशन है, इंटेंशन नॉट टू होल्ड मोर देन 12 मंथ्स एंड सेकंड कंडीशन इज रेडीली मार्केटेबल, दैट इज इजीली कन्वर्टेबल इन कैश, इजीली। For example, shares of a listed company is an example of current investments. Shares of a listed company, listed company, unlisted नहीं, unlisted रहा तो फिर वो easily marketable नहीं होता। बेचेंगे तो कोई लेने को तैयार तो रहना ना, लेकिन listed company है मतलब मार्केट में तुम जब चाहे जब सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एक। तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर तुम्हारा इंटेंशन 12 महीने के ऊपर होल्ड करना नहीं है, 12 महीने के अंदर उसको बेच देना है। दूसरा मार्केटेबल है, रेडीली मार्केटेबल। ठीक है, जब चाहे जब। रेडीली मार्केटेबल का ये मतलब नहीं है कि तुम 4 महीने के लिए तुमने इन्वेस्टमेंट किया था तो 4 महीने के बाद ही वो बिकना चाहिए। अगर तुमको समझो सडनली 15 दिन के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तुमने 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, 15 दिन के बाद इमीडिएटली तुमको पैसे चाहिए सडनली, और तुमको एकदम क्लिक हुआ है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको जब चाहे जब तुम कन्वर्ट कर सकना कैश में। आफ्टर 4 मंथ्स तो कैश में होने वाला ही वो, उसको मैं नहीं बात कर रहा। यहाँ पे रेडीली मार्केटेबल का मतलब जब चाहे जब तुम कैश में कन्वर्ट कर सकना। ठीक है, जब चाहे जब तुम उसको क्या कर सकना, कैश में कन्वर्ट कर सकना।
उसके लिए बहुत डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए तुमको वो कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर मैंने, हाँ अभी एक पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का देखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका अल्टरनेटिव टर्म है इफ इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट देन इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब डेफिनेशन ऐसा दिया हुआ है, दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या तो नॉन करंट है। क्योंकि नॉन करंट का डेफिनेशन क्या बोला, अगर करंट नहीं है तो नॉन करंट है। अगर वो करंट के कंडीशन में दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे, एक भी कंडीशन फेल हो रहा, देन इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट्स देन इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो मतलब अपने को बेसिकली याद क्या रखना है, करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे चेक करना है वो याद रखना है। अगर करंट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नॉन करंट ही है। ठीक है, अब मान लो मैंने लैंड परचेस किया 50 लाख रुपीस का, ठीक है, विद इंटेंशन टू होल्ड फॉर 5 years, वेदर इट इज अ करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट। लैंड परचेस किया 50 लाख का विद इंटेंशन नॉट टू बी सोल्ड बिफोर 5 years, 5 साल के पहले बेचना नहीं है मुझे उसको, तो इट इज अ नॉन करंट। मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदा विद इंटेंशन टू बी होल्ड फॉर मोर देन 10 years, नॉन करंट। ठीक है, मैंने शेयर्स खरीदा, शेयर्स लिस्टेड कंपनी के, विद इंटेंशन टू बी होल्ड फॉर मोर देन 2 years, 2 साल तक रखना है उसको, उसके बाद बेचेंगे, उसके पहले नहीं बेचेंगे, अगेन इट इज अ नॉन करंट। बिकॉज इंटेंशन क्या है तुम्हारा, ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए कि भाई अभी बेचना नहीं है 12 महीने के अंदर। ठीक है, चलो अगर मैंने गोल्ड खरीदा, ठीक है, और इंटेंशन इज होल्ड फॉर 4 months, तो करंट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज गोल्ड इज ऑल्सो रेडीली मार्केटेबल, कभी भी जाके अपन उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, अगर मान लो मैंने लैंड खरीदा विद इंटेंशन टू होल्ड फॉर 2 months, इंटेंशन टू होल्ड फॉर 2 months, 2 महीने का उसको बेचना है मुझे, अभी मैंने रजिस्टर कर लिया मेरे नाम पे, अब 2 महीने का बेचना है, इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वाई नॉन करंट, बिकॉज इट इज नॉट अ रेडीली मार्केटेबल। लैंड बेचना इतना इजी नहीं है, पर्सन होना चाहिए, बायर होना चाहिए, जो अपने को जो प्राइस चाहिए वो प्राइस पे बायर लेने के लिए। तो लैंड सेल करना, इट इज नॉट अ रेडीली मार्केटेबल, इसको इतना इजीली तुम जब चाहे जब बेच नहीं सकते, इसको टाइम लगता है, प्रॉपर बायर मिलना चाहिए, ठीक है, उसके लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे कंप्लीट होने चाहिए, तभी अपन उसको सेल कर सकते हैं। सामने वाला भी क्या करता, पहले पेपर में डालेगा कि मैं ये लैंड परचेस कर रहा, कोई दूसरा कोई इसका ओनर है क्या, ठीक है, ऐसे उसके फॉर्मेलिटी जो भी रहती है पहले वो सर्च करेंगे कि ये सही में लैंड इसी के नाम पे है क्या। डायरेक्ट थोड़ी ना कोई बायर पैसे देके खरीद लेता, लैंड का खरीदना इतना इजी नहीं है, उसको पहले एक प्रोसीजर रहती है, उसके हिसाब से उसको खरीदते हुए रजिस्टर करना पड़ता। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स दो ही टाइप के हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। करंट इन्वेस्टमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई 2 conditions simultaneously. First is intention not to be held for more than 12 months, and second condition is readily marketable. Readily marketable. ठीक है, अब इसमें अपने को ये प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि वो रेडीली मार्केटेबल है या नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि अपने को जितने भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अपने को करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन है बाइंग सेलिंग कर रहा हूं पे कंटिन्यूअसली, बाय किया, फिर 2-3 महीने का बेच दिया, फिर वापस सेल किया, फिर बाय किया, ऐसा मतलब एवरी 2-3 मंथ्स में। और अगर देखेंगे तो अगर सेल कर रहा, वो बाय भी कर रहा, शेयर्स वगैरह का है, तो इसका मतलब वो रेडीली मार्केटेबल भी है और इंटेंशन उसका मोर देन 12 मंथ्स नहीं था, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे फिलहाल में खाली मीनिंग समझना है कि करंट इन्वेस्टमेंट में 2 कंडीशन है, अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट की एक भी कंडीशन फेल हो गई तो इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन, इफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट देन इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर वो नॉन करंट है। ठीक है, तो ब्रॉडली 2 ही टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है, करंट और नॉन करंट। नाउ अभी बात करते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जो इस टॉपिक में अपने को पढ़ना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है अपने को इस चैप्टर में ब्रॉडली 2 है, एक्चुअली 2 टाइप के क्वेश्चंस है। एक है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते तो किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, और एक है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जिसके अंदर फिक्स्ड इनकम मिलती,
फिक्स्ड इनकम मिलने वाली है अपने को। मतलब मैंने कोई कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए 1 लाख रुपए के, और कंपनी ने बोला है कि 12% से हम डिबेंचर का इंटरेस्ट देंगे, तो मतलब कंपनी कितना भी लॉस में रहने दो, कितना भी प्रॉफिट रहने दो, मुझे तो मेरा 12% मिलना चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये जो शेयर्स डिबेंचर है ना, ये अपना फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट चैप्टर पढ़ा हुआ है अपन ने, लेकिन वो किसके एंगल से पढ़ रहे थे अपन मालूम क्या? कंपनी के एंगल से पढ़ रहे थे। कंपनी क्या क्या एंट्री पास करती, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वगैरह, वो सब जो भी देखे अपन ने। अब ये पूरा चैप्टर अपने को इन्वेस्टर के एंगल से देखना है, इन्वेस्टर के एंगल से। अगर एज ए इन्वेस्टर मैं अगर किसी कंपनी में शेयर्स खरीदूं या डिबेंचर खरीदूं, तो मैं क्या क्या एंट्रीज पास करूंगा। मतलब वो जो चैप्टर था कंपनी अकाउंट्स अपन ने जो पढ़ा है ऑलरेडी फाउंडेशन में और 12th के अंदर, वो पूरा का पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। कंपनी क्या एंट्रीज पास करेंगी। यहां पे पूरा का पूरा चैप्टर एंड तक अपने को किसके एंगल से पढ़ना है? इन्वेस्टर के एंगल से। इन्वेस्टर जो कंपनी के शेयर्स खरीदता, डिबेंचर खरीदता, उस पर्सन के एंगल से सोचना है तुमको, उसके एंगल से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 टाइप के ब्रॉडली क्वेश्चंस है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। मोस्टली डिबेंचर ही रहेगा, कभी कभी बॉन्ड भी बोल सकता, या कभी कभी और कुछ गवर्नमेंट, जनरली गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज रहते ना, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इंदिरा विकास पत्र, आईवीपी, इंदिरा, ऐसे जो भी फिक्स्ड इनकम देने वाले हैं, साल में 4%, 5% टैक्स फ्री रहते हैं जनरली। टैक्स फ्री मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारे तुम अगर इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेंगे, पेपर्स, तो हम तुमको रेट कम देंगे, लेकिन दैट इनकम इज टैक्स फ्री, उसके ऊपर तुमको टैक्स नहीं लगेगा वो इनकम के ऊपर। उसमें तुम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर हम रेट तुमको 4%, 5% के ऊपर नहीं देंगे, 6% हाइयर साइड, बट उसके ऊपर तुमको जो भी इनकम होंगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे जनरली गवर्नमेंट पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हमारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदो तुम। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो पैसे कहां से कलेक्ट करते? गवर्नमेंट पब्लिक से जनरली लेती ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट देके। ठीक है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम के मार्केट में तुम जो चाहे वो कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू डिबेंचर वगैरह, क्योंकि कंपनी के अंदर रिस्क रहता। गवर्नमेंट के तुम कोई भी पेपर लेंगे ना, तो इट इज सेड एज जीरो रिस्क। उसको अपन बोल सकते हैं गवर्नमेंट का कुछ भी चीज खरीदे तो जीरो रिस्क है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स, रिस्क ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अपने को गवर्नमेंट से ले रहे हैं अपन, तो गवर्नमेंट कोई ना कोई आएगा तो भी अपने को पैसा तो मिलना ही है वापस उसका। लेकिन अगर कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे रिस्क रहता है, तो इसलिए कंपनी जनरली क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देती है, 10, 12, 13, 14, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशंस। तो यहाँ पे डेट का मतलब क्या है? डिबेंचर्स। अपन ने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया तो कैसे अकाउंटिंग करनी है, अगर अपन ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो अकाउंटिंग कैसे करनी, दोनों अलग अलग है। तो वो जो 20 मार्क्स का अभी क्वेश्चन आया था जुलाई में, उसमें दोनों मिक्स थे, क्योंकि मैंने बताया कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। एक ही क्वेश्चन में क्या करता वो, कभी शेयर्स के बारे में बोलेगा, कभी डिबेंचर के बारे में बोलेगा, तो अपने को 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं अलग अलग, दोनों अकाउंट अलग अलग बनाने पड़ते हैं, और दोनों का जो जो नीचे एडजस्टमेंट दिए वाले वो सब उसमें एंट्रीज पास करना है। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन किया हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, थर्ड वाला, तो ये क्या है? रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिक्लासिफिकेशन मतलब तुम्हारा इंटेंशन पहले 12 महीने के अंदर सेल करना था, लेकिन कहीं से तुमको इंफॉर्मेशन मिली कि सेल करना अभी सही नहीं है, थोड़ा रुको, उसका रेट और बढ़ने वाला है, और तुमने तुम्हारा इंटेंशन चेंज कर दिया। इंटेंशन है ना, इंटेंशन तो कभी भी चेंज हो सकता। भाई तुमने इन्वेस्टमेंट किया, तुम्हारे माइंड में क्या है, 2 महीने का बेच देंगे। जैसे बेचने 2 महीने का निकाले तो किसी ने तुमको सजेशन दिया, तुम्हारे फ्रेंड ने, अरे तू तेरे पास वो चीज है ना, वो शेयर्स है ना, उसको बेच मत अभी, तो 1 साल भर रख, ऑलमोस्ट वो 3-4 टाइम मल्टीपल, मतलब वो तुमको 3-4 टाइम रिटर्न देगा। मतलब 10 रुपए का शेयर तुमने खरीदा हुआ है ना, वो 50 रुपए तक जाएगा साल भर में। अपन तो 12-15 में बेचने को जा रहे थे, 12 रुपए 13 रुपए में, कितने 2 महीने के अंदर। तो तुमने खरीदा था, 2 महीने के अंदर 20% रिटर्न आएगा तो बेच दूंगा, ये सोच के खरीदा। लेकिन किसी ने तुमको सजेस्ट किया और 2-3 जगह से इंफॉर्मेशन मिले कि वो जो शेयर्स तुमने खरीदा हुआ है ना, वो 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, 4-5 टाइम्स रिटर्न दे देगा वो तुमको, तुमने 10 रुपए के 50 रुपए बन जाएंगे तुम्हारे। तो अपना इंटेंशन चेंज हो गया। अपन बोले यार अब इतने जगह से इंफॉर्मेशन मिली, मतलब हो सकता है सही होंगे, तो अपन ने इंटेंशन अपना चेंज कर दिया। अब नाउ करंट इन्वेस्टमेंट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंटेंशन ही चेंज हो गया ना, पहले करंट ही था वो, लेकिन 2 कंडीशन क्या है, इंटेंशन नॉट टू बी होल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, एंड सेकंड रेडीली मार्केटेबल। रेडीली मार्केटेबल तो आज भी है वो,
रेडी मार्केटेबल अभी भी है, लेकिन अपना इंटेंशन नहीं चेंज हो गया। अब अपना इंटेंशन है कि अभी फिलहाल में 1-1.5 साल तो उसको बेचना ही नहीं अपने को, क्योंकि वो कंपनी जो है आगे बहुत जबरदस्त बिजनेस करने वाली है और ग्रोथ होने वाला है, तो वो हिसाब से अपना इंटेंशन चेंज हो गया। तो ये कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे बुक्स के अंदर, या इसकी क्या प्रोसीजर है? तो रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम करंट टू नॉन करंट एंड नॉन करंट टू करंट। कभी कभी क्या होता, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोल के अपन ने खरीदा हुआ रहता, अपन ने सोचा हुआ रहता कि भाई 2-3 साल के बाद बेचेंगे, उसके पहले बेचना ही नहीं है, और 3 महीने का सडनली अपने को 4 जगह से इंफॉर्मेशन मिली ये कंपनी बहुत खराब पोजीशन में है, कभी भी बंद हो सकती है। अपना इंटेंशन पहले 2-3 साल का था, लेकिन वो इंटेंशन चेंज हो गया, आप निकाल दो। थोड़ा बहुत लॉस है तो लॉस निकाल दो, इसको रखने की जरूरत नहीं है। जब रिस्क है, समझ में आ रहा है, लोगों से पता चल रहा है, तो फिर रखना क्यों अपन? तो नॉन करंट पहले था, अब करंट में कन्वर्ट हो गया, रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो है इसके भी अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए आते, 5 मार्क्स के लिए, और जनरली क्वेश्चन नंबर 1 में आता है ये एएस। मैं बोला ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है अपन साइमल्टेनियसली वो भी कर रहे, कवर कर रहे। तो एएस 13 में जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 जो एएस का आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है एएस का, 5 मार्क के 4 क्वेश्चंस। तो उसमें तुम देखेंगे ये रिक्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन आए वाला है, 2-3 बार आए वाला है एग्जाम में अभी तक। मतलब एएस 13 पे अगर कोई क्वेश्चन आता है एएस का, तो वो जनरली इसी के ऊपर रहता। वो नीचे अपने को 5-6 बिट दे देता, 4-5 बिट दे देता नीचे, कि ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट है और उसको इसमें कन्वर्ट कर दिए, मतलब करंट टू नॉन करंट, नॉन करंट टू करंट, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते वगैरह जो भी है। तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन ये पॉसिबल है, 5 मार्क्स के लिए, और वो भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, बट अभी बेसिकली ये चैप्टर मेनली तो ये 2 चीजों के लिए है, जो 10 मार्क के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, या दोनों कॉम्बिनेशन करके बड़ा क्वेश्चन बनाना है, तो अभी जैसे 20 मार्क का आया था वैसा भी पॉसिबल है, 15 मार्क्स तक का भी पॉसिबल है, एग्जाम में 15 मार्क के लिए पूछ सकता है ये। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो पहले अपन ये वाले करने वाले हैं, 5-7 क्वेश्चन अपन इसके करेंगे, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर इन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। उसके बाद शेयर्स के करेंगे। शेयर्स में भी 2 टाइप के शेयर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी के ही पूरे क्वेश्चन दिए वाले, प्रेफरेंस के एक भी नहीं दिए वाले क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के कोई भी क्वेश्चन दिए वाले नहीं है, बट इक्विटी के समझ में आ रहे तो प्रेफरेंस के वैसे ही करना है, प्रेफरेंस के भी वैसे ही सॉल्व होते हैं। लेकिन उन्होंने मॉड्यूल के अंदर और एग्जाम में भी आज तक कभी भी प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, वो जनरली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ही देता हूं। प्रेफरेंस शेयर के इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के अंदर जनरली इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते, क्यों मालूम क्या? इसके ऊपर वोटिंग राइट्स नहीं रहता और फिक्स डिविडेंड रहता, डिविडेंड रेट फिक्स्ड है। इक्विटी में क्या है, मार्केट रेट में फ्लक्चुएशन भी हुआ उसका भी गेन हो सकता, और डिविडेंड जो है वो कितना भी ज्यादा दे सकते, कितना भी, मतलब वो वैरी करता। इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड वैरी रहता, चेंज होते रहता। इस साल 5 दिए, अगले साल 15 दे दिए, फिर नेक्स्ट ईयर में 40% दे दिए। मतलब इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं रहता, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रहता। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे अच्छा डिबेंचर क्यों नहीं, फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है वो भी प्रेफरेंस शेयर में, तो फिर डिबेंचर क्यों अच्छा नहीं है? डिबेंचर पे तो रेट भी फिक्स रहता, और साथ में कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई लेना देना नहीं है, मिलना ही है, इंटरेस्ट मिलना ही है उसका। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो क्रेडिटर्स है, वो उनका पैसा उनको मिलना ही चाहिए वापस। प्रेफरेंस शेयर तो भी शेयर होल्डर्स है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी का इंटेंशन है पेमेंट करने का डिविडेंड, तो ही प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड मिलता। एक तो प्रॉफिट होना, सेकंड कंडीशन क्या है, इंटेंशन होना डिविडेंड देने का कंपनी का। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, उनका विलिंग रहना कि कंपनी को डिविडेंड देना है। अपन जनरली ऐसा बोलते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड देती है, प्रॉफिट भी होना और साथ में वो जो डायरेक्टर्स है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका इंटेंशन होना डिविडेंड देने का। अगर उनको लग रहा है कि पैसा डिविडेंड देना नहीं है क्योंकि अपने को पैसा लगने वाला है आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर ग्रोथ के लिए, तो वो डिविडेंड नहीं देते। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कंपनी के अंदर। शेयर होल्डर्स डिक्लेयर नहीं करते, शेयर होल्डर्स क्या बोलते, डिविडेंड डिमांड नहीं कर सकते। समझो मीटिंग है और शेयर होल्डर बोले कि हमको डिविडेंड दो, 2-3 साल से दिए नहीं, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। इवन दो ओनर है तो भी, शेयर होल्डर्स ओनर होते हुए भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। हाँ, डायरेक्टर्स ने बोला कि हमको 10% डिविडेंड देने की इच्छा है, शेयर होल्डर्स फिर बोलते कि
ठीक है, हम मतलब डिक्लेयर शेयर होल्डर ही करते हैं, याद रखो, डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर ही करते हैं। तो उनके सामने ये जो 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने का है, ये कौन पुट करता है एजेंडा? ये डायरेक्टर्स करते हैं। डायरेक्टर्स ये रखते हैं कि भाई हमको 10% डिविडेंड देने की इच्छा है इस साल। शेयर होल्डर बोलते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, मतलब वोटिंग होती है और उसके हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर होता। तो डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, और इसको रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड ही नहीं किया तो शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते, उनको चुप बैठना पड़ता है। उनको प्रॉफिट भी हुआ ना तो उनको डिविडेंड खुद मांगने का राइट नहीं है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे देना है नहीं देना। हाँ, तो ये जो शेयर्स का जो क्वेश्चन है ना, वो अपन बाद में करेंगे। पहले अपन कौन से करने वाले? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट किए तो किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। तो कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, इक्विटी और डिबेंचर ये दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन। और फिर दो अकाउंट सेपरेटली बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ऑलरेडी बता दिया पॉइंट कि ये चैप्टर पूरा का पूरा अपने को किसके एंगल से पढ़ना है? इन्वेस्टर के एंगल से। इन्वेस्टर के एंगल से, एज ए इन्वेस्टर, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो किस तरह से अकाउंटिंग करेगा, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इन विच इनकम इज फिक्स्ड। ऐसा कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम जिसका नाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी इनकम फिक्स्ड है, परसेंटेज ऑफ इनकम फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, या तो डिबेंचर, बॉन्ड्स। जनरली डिबेंचर वर्ड यूज करता, क्योंकि ये टर्म जो है ना, एक फेमस टर्म है मार्केट में, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स ये जनरली टर्म का ही अपने को क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी बॉन्ड्स भी बोल सकता, कभी कभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोल देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या कभी कभी और कुछ नाम दे देगा। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, ये जो टाइप के क्वेश्चन है इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसमें इनकम फिक्स्ड है, ठीक है, टाइम बेसिस पे है, टाइम बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। अब कुछ फंडामेंटल बेसिक्स अपन यहां पे पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल बेसिक्स मतलब जो यहां पढ़ रहे हैं ना, तो हर चैप्टर में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये जो अपन जो भी पढ़ने वाले अभी आज जो भी पढ़ेंगे और आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो ऑलमोस्ट कंपनी अकाउंट्स के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज है, कहीं ना कहीं पे काम आएगा। ठीक है, जैसे डिबेंचर या बॉन्ड की बात करेंगे तो डिबेंचर या बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्टर को क्या मिलता? इंटरेस्ट। डिबेंचर या बॉन्ड्स जो रहते हैं ना कंपनी के, उस पे इन्वेस्टर को क्या मिलता? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता। इंटरेस्ट टर्म यूज किया जाता है उसके लिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये फंडामेंटल बेसिक है, कोई भी चैप्टर है तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होता है, याद रखो। 100 रुपए का डिबेंचर है, तुमने कितने में खरीदे? 105 में। 105 पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता 100 रुपीज पे ही। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू डिसाइडेड रहती, उस फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। ठीक है, मतलब ये 105 रुपए तुमने दिए ना, मान लो 95 में खरीदा तुमने, तो तुमको 95 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तुमको तो 100 पे मिलेगा। डिबेंचर कैन बी परचेज्ड एट डिस्काउंट, डिबेंचर कैन बी परचेज्ड एट प्रीमियम, बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय कंपनी टू द इन्वेस्टर, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके जो कंपनी इन्वेस्टर को देंगे ना, वो कभी भी किस पे देंगे? फेस वैल्यू पे देंगे, फेस वैल्यू पे। और एक याद रखो, डिबेंचर का जो वैल्यू रहता ना, मार्केट वैल्यू, वो फेस वैल्यू के नजदीक पास ही रहता कभी भी। ऐसा नहीं होता 100 रुपए का डिबेंचर है मार्केट में 200 रुपए में मिल रहा, ऐसा कभी भी नहीं होता। कितनी बड़ी कंपनी रहे तो कुछ भी रह दो, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम फिक्स्ड है, 100 रुपए भी कैलकुलेट होने वाली है, तो कोई भी 200 रुपए देके क्या करेगा? जिस इंस्ट्रूमेंट पे इनकम ही फिक्स्ड है, इनकम मिलने वाली जो है वो फिक्स्ड है, तो उसका मार्केट वैरी नहीं करता। शेयर्स के ऊपर क्यों होता है ऐसा? 1 रुपए का शेयर रहा तो 10,000 का भी बन सकता हो मार्केट में। 1 रुपए का शेयर फेस वैल्यू का है, मार्केट रेट उसका 10,000 है, दैट इज पॉसिबल। बहुत सारे कंपनी का है ऐसा, 10 क्या 1-1 लाख रुपए भी है, 70,000, 80,000, 1 रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपए का फेस वैल्यू। तो शेयर्स के अंदर फेस वैल्यू का और मार्केट प्राइस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
बट डिबेंचर के अंदर ऐसा नहीं होता. डिबेंचर आर फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, देयरफॉर मार्केट वैल्यू विल बी नियर टू द फेस वैल्यू ओनली. 5% ऊपर 5% नीचे, इसके रेंज में रहता हो. 100 का 140 भी नहीं होता, याद रखो. 100 रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू का, 140 में मिल रहा मार्केट में, कोई भी नहीं लेता और उतना रेंज आता ही नहीं. कि यहां पे वो कंपनी मैटर नहीं करती. शेयर्स के अंदर क्या होता है, कंपनी मैटर करती है. वहां पे फेस वैल्यू कुछ भी होगा, लेकिन कंपनी के असेट्स की वर्थ इतनी ज्यादा है कि उसका शेयर प्राइस जो है मार्केट में वो 10,000 20,000 ये इतना क्यों हो गया, क्योंकि ओवर द पीरियड कंपनी ने इतने असेट बना लिए और वो असेट्स की वर्थ इतनी है मार्केट वर्थ कि वो शेयर प्राइस भी है उतना देने को रेडी है लोग लेने के लिए. ठीक है. कंपनी जो है फेस वैल्यू देख के शेयर्स कोई भी नहीं खरीदता. कंपनी का मार्केट प्राइस देखते हैं और उसका असेट कितना बड़ा है, असेट लेवल कितना बड़ा है, वो देख के कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं. ठीक है. उसके मार्केट अप्रिसिएशन कितना होगा. अभी 10,000 का शेयर है, ये महीने भर में 15,000 भी जा सकता. इतनी पॉसिबिलिटी है. शेयर्स के अंदर जो है ना मार्केट रेट वैरी कितना भी हो सकता, चेंजेस कितना भी हो सकता. शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे मतलब कितना भी बड़ा वेरिएशन आ सकता. वेरिएशन बोल रहा मैं, मतलब एक आदमी जिसने 10,000 लगा दिया, वो कब 5-6 महीने में 10 मतलब कितना बड़ा अमाउंट उसका बन सकता है 5-6 साल के अंदर, या और कितना वो नीचे जा सकता, वो दोनों भी उसके अंदर पॉसिबल है. समझो किसी ने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, वो 10,000 बनने को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता और 1 करोड़ के 10 करोड़ बनने को या 100 करोड़ बनने को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है. तो वो शेयर मार्केट का अपना मतलब वो इंपॉर्टेंस है. लेकिन इसी में अगर डिबेंचर की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता. डिबेंचर के अंदर फेस वैल्यू के रेंज में, उसी रेंज में 5% ऊपर नीचे 10% ऊपर नीचे जनरली डिबेंचर की वैल्यू. बस इतना हो सकता है कि मार्केट में 10% का रेट है ओवरऑल और अपन 14% से इंटरेस्ट दे रहे हैं. 14% से अपना इंटरेस्ट रेट क्या है डिबेंचर का, 14%. तो अब अपने पास लोग अट्रैक्ट ज्यादा होंगे. लोगों को क्या लगेगा, भाई 4% ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, इन्हों तो 10 दे रहे हैं, अपन यहाँ 14 मिल रहा है यहाँ पे, तो 14 मिल रहा बोल के यहाँ पे लोग ज्यादा लेने को जाएंगे डिबेंचर. इस कंपनी के डिबेंचर लेने को ज्यादा जाएंगे कंपनी. तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर का रेट बढ़ा देती है. 100 का डिबेंचर है ना, 110 कर दो. तो 110 कर दे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम हो जाता, क्योंकि वो तो 110 दे रहा, 110 दे रहा, लेकिन उसको कितना मिलने वाला है साल का, 14%, मतलब 14 रुपीज. तो 14 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 करो, कितना होता. ये अपन ने सब किए वाला है कंपनी अकाउंट्स के अंदर फाउंडेशन में. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपन. भाई तुमने 110 में डिबेंचर खरीदा, 100 का डिबेंचर 110 में खरीदा, तो तुम कंपनी को कितना पैसा दिया, 110. तुमको कंपनी इंटरेस्ट कितना देने वाली साल का, 14 रुपीज, 14%, साल का 14%. तो 100 रुपए भी कैलकुलेट होगा, वो 110 पे थोड़ी ना होगा, क्योंकि पहला रूल ही बता दिया ना मैंने. फंडामेंटल बेसिक्स फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, नो मैटर मार्केट प्राइस वॉट एवर इट मे बी. मार्केट प्राइस कुछ भी होने दो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो यहां पे इफेक्टिव रेट कितना हो गया बोलो मुझे, 13 पॉइंट कितना आ रहा, 14 बाय 110 इंटू 100, 12.72. एज ए इन्वेस्टर अगर बोलेंगे, वो तो मार्केट में हर जगह बोल रहा है कि मैंने 14% से इन्वेस्टमेंट किया, बट एक्चुअली देखेंगे तो उसको 12.72 से ही इंटरेस्ट मिल रहा, 12.72 से ही मिल रहा. नो डाउट एज कंपेयर टू मार्केट ज्यादा ही मिल रहा उसको 12.72, लेकिन 14 नहीं मिल रहा. वो खुश है 14 मिल रहा बोल के, लेकिन 14 क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज उसने 110 दिया वाला है. ये जो 10% वाले जो डिबेंचर है ना, ये मार्केट में 100 में मिल रहे हैं. तो तुम 100 देके 10% अर्न कर सकते, तुमने 110 देके 14 अर्न किया, तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 12.72. ठीक है. तो इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इट इज अ फंडामेंटल बेसिक फर्स्ट. सेकंड, इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन मंथ्स डिवाइड बाय 12. टाइम इन मंथ्स डिवाइड बाय 12. अब ये चेंज कर सकते हैं अपन. मान लो अपने को 3 साल का निकालना है, तो डायरेक्टली इंटू 3 कर दो, डिवाइड बाय 12 क्यों करेंगे, इंटू 3 डायरेक्ट कर दो ना. 36/12 करेंगे तो भी 3 होता. तो जनरली अपने जो क्वेश्चंस अपन करने वाले इन्वेस्टमेंट चैप्टर के अंदर, उसमें मंथ्स में अपन कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे. अपन अपना इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन करेंगे ना, वो मंथ्स में करेंगे. ठीक है. तो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू टाइम, टाइम डिवाइड बाय टाइम इन मंथ्स डिवाइड बाय 12. नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज नॉट डिपेंड ऑन कंपनीज प्रॉफिट.
इट इज नॉट डिपेंड ऑन कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट पे इंटरेस्ट का डिपेंडेंस नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट होने दो, कितना भी ज्यादा प्रॉफिट होने दो, कितना भी बड़ा लॉस होने दो, कंपनी बंद होने की पोजीशन में आन दो, इतना खराब पोजीशन है, फिर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑलवेज जो अपन ऊपर देखे उसी पे होने वाला है और इंटरेस्ट देना ही पड़ता। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड जो है ना वो एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होने के बाद बांटा जा रहा है उसको। किसको बांटा जा रहा है? ओनर्स को, शेयर होल्डर को बांटते हैं ना डिविडेंड, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को बांटा जाता है, इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। मतलब प्रॉफिट के ऊपर उसको चार्ज नहीं किया जाता, उसको प्रॉफिट निकालने के बाद नीचे एप्रोप्रिएशन बोल के बनता है। जैसा अपन ने पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता अलग से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं अपन, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं, फिर वो पार्टनर्स को कुछ अगर वहां पे देना है, सैलरी या कुछ देना है, एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सब एप्रोप्रिएशन में होता है एक्चुअल में। तो एप्रोप्रिएशन जैसे ही यहाँ पे भी कंपनी में क्या होता है, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं उसको, एप्रोप्रिएशन में। तो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इन्वेस्टर इज बाउंड टू रिसीव द इंटरेस्ट। इन्वेस्टर इज बाउंड टू रिसीव द इंटरेस्ट। बोलने का तो क्या है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, कंपनी की पोजीशन कुछ भी रहने दो, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। अगर तुम डिबेंचर होल्डर है, तुमने डिबेंचर होल्ड किया हुआ है कंपनी का, तो तुमको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, कंफर्म। ठीक है, बहुत रेयर चांस रहता नहीं मिलने का। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि नहीं मिलने का चांस ही नहीं है, नहीं मिलने के भी चांस रहते। कब मालूम क्या, इतनी खराब पोजीशन है कंपनी की कि कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं है। मतलब ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, वो इंटरेस्ट लेने गए तो भी उनके पास कोई एसेट नहीं है बेच के उनका इंटरेस्ट देने के लिए, इतनी खराब पोजीशन है। मतलब कंपनी इंस्टॉलमेंट हो गया, ऐसा पकड़ लो, इंस्टॉलमेंट, जिसमें डिबेंचर होल्डर सबसे पहले खड़े वाले पैसे लेने के लिए, बट उनका भी पैसा नहीं मिल रहा। जैसे समझो मूवी की टिकट खरीदनी है, फिजिकली लाइन लगे वाली है, ठीक है, 3 बजे काउंटर ओपन किया उसने, और पहला आदमी टिकट मांगने के वापस काउंटर क्लोज बोल के उसने लगा दिया वापस, एक भी टिकट नहीं दिया, पहले बुकिंग होगी पूरी की पूरी। ऐसा यहाँ पे मतलब डिबेंचर होल्डर पैसे लेने के लिए सबसे पहले खड़े वाले हैं, कंपनी के असेट से नहीं है बेच के उनके पैसे देने के लिए। इतनी खराब पोजीशन है अगर कंपनी की, तो उस केस में हो सकता है कि कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए चले जाए और डिबेंचर होल्डर का पैसा ना मिले। शेयर होल्डर का दूर की बात है, शेयर होल्डर एकदम आखिरी में खड़े रहते हैं। शेयर होल्डर पैसे लेने के लिए खड़े कब रहेंगे, एकदम आखिरी में। ओनर्स को एकदम लास्ट में मौका मिलेगा, कुछ बचा तो मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। ठीक है, वो अपना एक चैप्टर है अपने को एडवांस अकाउंट में, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज बोल के, उसमें सीखने को मिलेगा कि जब कंपनी बंद होती तो किस सीक्वेंस में पेमेंट किया जाता कंपनी के लोगों को। लाइबिलिटी साइड के जो भी लोग हैं ना, ओनर को मिला के उनको पेमेंट कौन से सीक्वेंस में दिया जाता, कैसे कैसे कंपनी पेमेंट करती, और वो लिक्विडेशन के चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पे फिलहाल में इंटरेस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिसीव टू द इन्वेस्टर। ऐसा अपन पकड़ के चलो, कंपनी की पोजीशन इतनी खराब नहीं है कि इंटरेस्ट भी नहीं दे सकती कंपनी, तो जनरली ऐसा कभी होगा नहीं, तो वो हिसाब से बाउंड टू रिसीव, इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, मतलब मार्केट में जो लोग रहते ना, जिनका एज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिनको रिस्क नहीं लेना है, भाई उन्होंने बोल रहे मेरा 60 साल एज हो गया, अब मैं शेयर्स वगैरह में लगा के पैसा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि शेयर में अगर एकदम सडनली मार्केट डाउन हो गया तो वो शेयर प्राइस गिर गया, तो मेरे जो पैसे मुझे आगे की लाइफ रन करने के लिए चाहिए, वो पैसा पूरा मेरा चला जाएगा। तो जनरली जिनको रिस्क नहीं लेना है, जिनको रिस्क फ्री रहना है, जिनको लगता है यार मुझे थोड़ा भी इनकम मिल गया तो बस हो गया, इनकम मिलते गई मेरी लाइफ उसने कम, मतलब उससे रन हो जाएंगे आराम से, मैं उससे काम चला लूंगा। तो ऐसे इन्वेस्टर क्या करते हैं, सेफ इन्वेस्टर, एकदम सेफ, जिनको कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, भाई हमको हमारा 12% दे दो, 10% दे दो, जो भी है। तो वैसे पर्सन जो है जनरली डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट में जो लोग रहते हैं ना, वो अलग अलग वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं। किसी को रिस्क लेने की आदत रहती, वो क्या सोचता है, यार अभी तो मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं रिस्क भी ले सकता, 20 साल तक अभी मैं डरने की क्या जरूरत है, अभी तो 20 साल में और खुद कमाने वाला हूं, और अभी नहीं रिस्क लूंगा तो कब लूंगा फिर। तो वो शेयर्स में लगाता पैसा, वो डरता नहीं, वो सोचता कि भाई मैं मेरे 100 रुपए कमा रहा हूं, उसमें से अगर 20 रुपए मैं शेयर्स में लगा रहा, जितना जो मैं एफर्ट कर सकता, अगर लॉस भी हुआ तो वो पर्सन जो है शेयर्स में लगाता, रिस्की वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें लगाता। लेकिन ऐसे भी लोग जो रहते हैं जिनका एज ज्यादा रहता है या जिनको रिस्क लेने की आदत नहीं है, वो बोलते रिस्क होना ही नहीं, हमको हमारा पैसा सेफ रहना और हमको रेगुलर इनकम मिलते रहना,
वैसे पर्सन क्या करते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 6%, 7%, और अगर सीनियर सिटीजन वगैरह होंगे तो 8, 8.5% भी बहुत सारे बैंक वाले एडवर्टाइज करते हैं उसका, मतलब होर्डिंग वगैरह लगाते हैं कि जिनका एज ज्यादा है उनको हम 8.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडी के ऊपर। लेकिन कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना देती, 10, 12, 14 ये रेंज में देती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि लोग बैंक के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा लोग क्या ट्रस्ट करते हैं कि भाई बैंक वाला अच्छा है, बैंक सेफ है, बैंक एज कंपेयर टू कंपनी कभी भी रिस्क फ्री है बैंक के अंदर। लेकिन ये भी है कि रिस्क जहां कम रहेगा वहां पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, वो भी है। तुम गवर्नमेंट में लगाओ, फिर तुमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, 0 रिस्क है, बस 4% मिलेगा साल का, 4% मिलेंगे। तो रिस्क ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा, सीधी बात। रिस्क कम करना है तो इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द करंट ड्यू डेट। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहां से कहां तक होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या कंपनी डिवेंचर इशू करती है, उसके बाद 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किए, तो क्या कंपनी 5 साल के बाद ही इंटरेस्ट पे करेंगे क्या, पूरा 5 साल के बाद? नहीं, कंपनी क्या करती है, एक पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट का डेट डिसाइड कर देती है स्टार्टिंग में। जब कंपनी डिवेंचर पब्लिक को ऑफर करती ना, तभी कंपनी क्या बोलती है कि हम हमारा इंटरेस्ट जो रहेगा वो एवरी 6 मंथ्स पे पे करेंगे, एवरी ईयर पे करेंगे। कंपनी डिसाइड करती है वो। तुमको लगा तो इन्वेस्टमेंट करो, नहीं लग रहा तो मत करो, हम तो तुमको 6 महीने में इंटरेस्ट देंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी तुम बोलेंगे 15 दिन का आके बोलेंगे कि हमको हमारा इंटरेस्ट दो, 15 दिन का 1 महीने का इंटरेस्ट हम नहीं देते बैठेंगे। हर एक को अगर ऐसा अलग अलग डेट पे देते बैठेंगे तो कंपनी के अंदर एक आदमी अलग लगाना पड़ेगा जिसका काम रहेगा इंटरेस्ट देते जाओ। जो आदमी आ रहा है उसको उतने दिन का इंटरेस्ट दो, हिसाब रखो उसका, हर एक पर्सन का अलग हिसाब रखना पड़ेगा। तो कंपनी वो सब कॉम्प्लिकेशन नहीं करती। कंपनी क्या बोलती है, आज हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, यहां से एवरी 6 मंथ्स हम इंटरेस्ट पे करेंगे, एवरी 6 मंथ्स, 6 महीने में आना, इंटरेस्ट लेके चल जाना अपना अपना। और नहीं तो फिर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल दो, हम आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे सेम डे पे। जैसा 1 जनवरी को कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, कंपनी ने बोला 6 महीने को देंगे, तो 30 जून को पहला इंटरेस्ट पेमेंट होगा, फिर 31 दिसंबर, फिर 30 जून, फिर 31 दिसंबर, एवरी ईयर 30 जून, 31 दिसंबर। दैट इज प्री डिसाइडेड, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहता है। कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करती ना, ये जो डिवेंचर्स लोग खरीदते ना, तो इनकी एक मीटिंग होती है अलग से, और उसमें एक डिवेंचर ट्रस्टी बोल के एक अपॉइंट होता है। डिवेंचर ट्रस्ट, ये सब लॉ में होगा तुमको, या हुआ होगा या तो आगे होगा, समझो। डिवेंचर ट्रस्टी बोल के अपॉइंट होता है, तो वो डिवेंचर ट्रस्टी कंपनी से ये सब चीजों के बारे में क्लैरिटी कर लेता कि भाई क्या क्या रहेगा, कंपनी कब इंटरेस्ट देंगी, अगर इंटरेस्ट कंपनी ने डिले किया तो क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या है उसका। कंपनी कभी डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं दिए, 15 दिन के बाद देने का उनका, तो फिर उसका क्या रहेगा, क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, या उसके लिए फिर क्या करना है, एक्शन क्या लेना है। तो वो सब चीजें ऑन डॉक्यूमेंट डिवेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, तो इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट करते वक्त याद रखना है, लास्ट ड्यू डेट जो भी था, लास्ट ड्यू डेट मतलब जहां पे कंपनी ने लास्ट टाइम इंटरेस्ट पे किया था, वहां से लेके करंट ड्यू डेट तक उतने पीरियड का इंटरेस्ट कंपनी क्या करती है, पे कर देती। कंपनी इंटरेस्ट उतने पीरियड का पे करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि डिवेंचर का जो भी पर्सन है, डिवेंचर होल्डर, वो जब चाहे जब कंपनी के पास आता है और बोलता है कि सर मुझे लास्ट टाइम तुमने 31 दिसंबर को पेमेंट दिया था ना, 15 जनवरी हो गई, 15 दिन का इंटरेस्ट दो। फिर और मतलब वो कंपनी के पास बार बार जाके बोल रहा है कि इंटरेस्ट दे दो, मेरा इतना पीरियड हो गया ना, 15 दिन का दो, 8 दिन हो गया ना, 8 दिन का दो। तो कंपनी बोलेंगी अगर ऐसा हम करते बैठेंगे तो फिर हर एक डिवेंचर होल्डर अपने हिसाब से आएंगे और बोलेंगे इंटरेस्ट दो। अगर कंपनी के नजदीक किसी डिवेंचर होल्डर का घर है तो वो तो रोज ही जाएगा, लो इंटरेस्ट दो बोल के, 1 दिन का इंटरेस्ट, मेरे को रिस्क नहीं लेना है कंपनी के अंदर, आज 1 दिन का कितना इंटरेस्ट हो उतना दे दो मेरे को, जो भी हो रहा। तो ये नहीं होना, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होना बोल के कंपनी क्या करती, प्री डिसाइड कर देती कि हम इस तारीख को तुमको इंटरेस्ट एवरी ईयर देंगे, साल में 2 बार, जनरली साल में 2 बार रहता, कुछ कुछ कंपनी 1 ही बार देती, साल में 1 ही बार देंगे डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अपने क्वेश्चंस में ज्यादातर 2 बार आएगा, कभी कभी 1 बार भी आएगा। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द करंट ड्यू डेट। हाँ, इन केस ऑफ डिबेंचर ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज प्री डिसाइड, इन केस ऑफ डिबेंचर्स ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज प्री डिसाइडेड बाय द इशूइंग कंपनी। जो कंपनी डिबेंचर इशू करती ना, उसका
इंटरेस्ट पेमेंट डेट जो है प्री डिसाइडेड कर देती, जनरली हाफ ईयरली एंड समटाइम इट इज ईयरली. इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड बाय कंपनी ऑन ड्यू डेट बेसिस. नो डिवेंचर होल्डर और इन्वेस्टर कैन डिमांड इंटरेस्ट अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट्स. ठीक है, तो ड्यू डेट के बेसिस पे ही कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती, उसके पहले कोई भी डिमांड नहीं कर सकता. कोई भी डिवेंचर होल्डर नहीं बोल सकता कि हमको हमारा इंटरेस्ट दे दो बीच में सडनली आके. ड्यू डेट पे आके ही ले सकता कोई भी. ठीक है, कंपनी विल पे इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द करंट ड्यू डेट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी करंट ड्यू डेट डिवेंचर होल्डर. अब ये क्या है सुनो ध्यान से. अब ये वाला पॉइंट क्या है देखो. कंपनी ने डिवेंचर इशू किए 1/1/2019 को. कंपनी ने डिवेंचर इशू किए और बहुत सारे लोगों ने डिवेंचर खरीद लिए. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिए क्योंकि वो पब्लिक ऑफर था. तो जिनके पास पैसा आइडियल पड़ा हुआ था उन्होंने कंपनी के डिवेंचर परचेज कर लिए. 12% का रेट है और 100 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपीज फेस वैल्यू. ठीक है, अब जिनको जितना चाहिए उतना ले लिया. किसी ने 1 लाख का लिया, किसी ने 50,000 के, किसी ने 10,000 के. तो कंपनी क्या करती, मिनिमम अमाउंट डिसाइड करती. एक डिवेंचर कोई नहीं खरीद सकता. जनरली एक डिवेंचर अगर खरीदना अलाउ कर दिया ना तो बहुत सारे इन्वेस्टर तो ले लेंगे एक डिवेंचर, लेकिन कंपनी का प्रोसीजर बढ़ जाएगा. एक को इंटरेस्ट ट्रांसफर करो. 100 रुपए के लिए 12% कितना होता है, 12 रुपए. तो 12 रुपए के लिए अपने को उसको इंटरेस्ट देने के लिए अगर उसका अकाउंट डिटेल नहीं मिले तो चेक भेजना पड़ता है उसके एड्रेस के ऊपर. मतलब बोलने का तो क्या है, कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ना बोल के एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड करते हैं. उसके ऊपर का इन्वेस्टर रहना, उसके नीचे का नहीं रहना. तो 10,000 रुपए मिनिमम अमाउंट. मतलब किसी को भी लेना है तो 100 डिवेंचर के नीचे नहीं ले सकता. वो 100 डिवेंचर के नीचे नहीं ले सकता, ऊपर 100, 200, 500, 150 जितना लेना है लो. मिनिमम 100 क्राइटेरिया है, 100 डिवेंचर कम से कम लेने पड़ेंगे. तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अमाउंट के डिवेंचर खरीद लिए. ठीक है, अब कंपनी ने बोला है कि 30 जून को हम इंटरेस्ट देंगे और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देंगे. 30 जून को और 31 दिसंबर को. अब यहाँ पे ए ने, बी ने, सी, डी, ई, एफ बहुत सारे लोगों ने खरीद लिए. ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने खरीदा यहाँ पे मान लो 10,000 के डिवेंचर्स, रुपीज 10,000 के, 10,000 रुपीज के डिवेंचर खरीदे ए ने. ठीक है, और उसने क्या किया, 30 अप्रैल को उसने ये पूरे डिवेंचर जेड को बेच दिए. अच्छा, जैसे शेयर्स मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, वैसा डिवेंचर का भी होता. ठीक है, जनरली डिवेंचर का अपने को सुनने में नहीं आता, लेकिन डिवेंचर भी ये लिस्टेड डिवेंचर है. लिस्टेड मतलब मार्केट में तुमको किसी को अगर बेचना है सडनली बेच सकते तुम, खरीदने वाला खरीद लेगा. तो जेड को ए ने क्या कर दिया, जेड को बेच दिया 30 अप्रैल को. पूरे 10,000 के डिवेंचर बेच दिया. पूरे 10,000 के डिवेंचर जेड को बेच दिया. किसने, ए ने 10,000 के डिवेंचर. तो कितने महीने के बाद बेचा, कितने महीने के बाद बेचा, कंपनी से खरीदने के बाद कितने महीने के बाद बेचा ए ने, 4 महीने के बाद. ठीक है, और फिर जेड ने 2 महीने खुद के पास रखा और 30 जून आ गया. 30 जून आ गया, कंपनी एकदम जाग गई नींद में से. क्यों जाग गई, क्योंकि इंटरेस्ट देना है. ठीक है, कंपनी के बाहर लाइन लगे वाली है लोगों की, डिवेंचर होल्डर की. ये सब लोग खड़े हो गए आके, भाई आज 30 तारीख है, पिछले 6 महीने का हमको इंटरेस्ट दे दो हमारा. ठीक है, उसमें ए भी आके खड़ा हो गया और जेड भी आके खड़ा हो गया. ए भी आ गया और जेड भी आ गया. और ए का नंबर लगा तो कंपनी के वो कंसर्न पर्सन ने, जो कंपनी का इंटरेस्ट दे रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा था, वो ए को पूछा कि भाई 30 जून को तो आपका नाम हमारे डिवेंचर के इसमें नहीं है, डिवेंचर की लिस्ट में. तो ए क्या बोल रहा है कि मैंने 30 अप्रैल को जेड को बेच दिया और जेड ने फिर उसके पास रखा है. मतलब बोलने का तो क्या है, ए जो है उस कंपनी के कंसर्न पर्सन को क्या बोल रहा है कि 4 महीने का इंटरेस्ट मुझे दो और 2 महीने का जेड को दो. 4 महीने का जेड को सॉरी मुझे देना है, ए को देना, और बाकी के 2 महीने का जेड को देना. तो वो जो कंपनी का कंसर्न पर्सन है वो क्या बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा हम करते बैठेंगे. तो ए ने क्या किया, 15 दिन के बाद बी को भेज दिया, सपोज एग्जांपल. बी ने और 2 महीने के बाद सी को भेज दिया. सी ने फिर वापस 7 डेज के बाद में डी को भेज दिया. तो क्या कंपनी का जो कंसर्न पर्सन है इतने लोगों को 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए देते बैठेगा क्या?
लॉजिकली सोचो ना कि भाई डिवेंचर तो बाइंग एंड सेलिंग कभी भी हो सकती है। आज मैंने खरीदा, मुझे 2 दिन का पैसे की जरूरत है, मैंने 2 दिन का तो वापस भेज दिया उसको, तो मैंने 2 दिन का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। तो क्या 2 दिन का कंपनी इंटरेस्ट देंगी क्या मुझे? तो कंपनी का क्या बोलना है बेसिकली कि 30 जून को जो भी डिवेंचर होल्डर की लिस्ट रहेंगे, जो भी डिवेंचर होल्डर की लिस्ट रहेंगी, जिसका नाम रहेगा डिवेंचर होल्डर, मतलब डिवेंचर में इसकी लिस्ट में, उसको ही हम डिवेंचर देंगे, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे उसको। 6 महीने का इंटरेस्ट उसी को देंगे, मतलब ए को इंटरेस्ट मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ए को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ए भले ही बोल रहा कि मैं 4 महीने मेरे पास था ना, मैंने तो जेड को कब दिया था? 30 अप्रैल को दिया। तो जेड के पास कितने महीने के लिए था? 2 ही महीने के लिए। ठीक है, तो वहां पे कंपनी का कंसर्न पर्सन क्या बोलेगा कि हम वो कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे, तुमने कितने दिन रखा, तुमने बाद में किसी को दिया तो उन्होंने कितने दिन रखा, वो सब देखते बैठेंगे तो फिर कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि इसका इंटरेस्ट इसको दो, इसका 3 दिन का दो, इसका 4 दिन का दो, इसका 10 दिन का दो, इसका 2 महीने का दो। तो ये 6 महीने में अगर कोई डिवेंचर 15 बार ट्रांसफर हो तो 15 बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते बैठना पड़ेगा अलग अलग पीरियड का। तो कंपनी का क्लियर बोलना है, कंपनी का क्या बोलना है कि भाई 30 जून को जिसके पास भी डिवेंचर रहेंगे उसको हम 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट देंगे, पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो अब जेड तो खुश हो गया, जेड बोल रहा अरे वाह, मैं तो 2 ही महीने लिया, मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा। लेकिन एक्चुअली क्या होता मालूम क्या? जब ए ने जेड को डिवेंचर बेचा था 30 अप्रैल को, ध्यान से सुनो, जब ए ने जेड को 30 अप्रैल को डिवेंचर बेचा ना, तो जो रेट डिसाइड होता, रेट, जो रेट पे ए ने जेड को बेचा, उस रेट के अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड रहता, इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड ही रहता उसके अंदर। भाई एक के माइंड में क्या चालू है, ए को भी पता है, ए भी इन्वेस्टर है, ए को भी ये पता है, मैंने जो तुमको बोला कि ये जाके भी लाइन में खड़ा हो गया, वैसा एक्चुअली नहीं होता। ए को मालूम है कि आने वाले 30 जून को डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है पूरा 6 महीने का जेड को मिलने वाला है और 4 महीने मेरे पास था। तो ए क्या करता, वो 4 महीने के इंटरेस्ट माइंड में रखते हुए रेट बताता, रेट बोलता, मार्केट रेट जब बोलेंगे ना उन्होंने कि भाई तुम्हारे को जेड को बोल रहा है कि डिवेंचर में कितने में, मतलब प्राइस बोला उसने, तो जेड ने बोला कि यार मार्केट रेट तो इतना कम चालू, तुम इतना ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड करके बोल रहा है, और जेड को भी पता है कि मैं खरीद लूंगा ये डिवेंचर, मैं खरीदूंगा, और जब मैं 2 महीने के बाद जाऊंगा कंपनी के पास तो कंपनी मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, पूरे 6 महीने का मिलेगा। ठीक है, मतलब ए और जेड के बीच में जो भी प्राइस हो रहा है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। ए और जेड के बीच में जो प्राइस हो रही है ना डिसाइड, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, इंटरेस्ट एलिमेंट और कॉस्ट। कॉस्ट क्यों बोल रहा मैं? जेड के लिए कॉस्ट हो गया ना वो, जैसा एग्जाम्पल 110 में खरीदा, जेड ने क्या किया, 110 में खरीदा, किससे? ए से। जेड ने 110 में खरीदा। अब मुझे बताओ 110 रुपए में क्या बोल रहा है ये, फेस मतलब सॉरी मार्केट प्राइस है एक डिवेंचर का 110, तो ए के पास कितने थे? 100 डिवेंचर थे, इनटू 110 करो कितना हो रहा है? 11,000 रुपए होता क्या? 11,000। तो 11,000 रुपए को अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता, कॉस्ट और इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है समझो, तो इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? तो 10,000 रुपए का फेस वैल्यू है, इंटू 12% इंटू 4/12, 4/12 करो कितना होता है? 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, कितना? 400 ना, तो 400 इंटरेस्ट है, तो 11,000 में 400 इंटरेस्ट है, तो 10,600 रुपए कॉस्ट है उसका। मतलब रियल में जेड ने डिवेंचर कितने में खरीदे? 10,600 में। फिर ये 400 रुपए क्या दिया उसने जेड ने? ये तो इंटरेस्ट पोर्शन दिया, इधर 400 रुपए देंगे, आगे जाके 2 महीने का कंपनी से लेंगे वो। जेड इधर 400 रुपए दे दिया ना, अब 2 महीने का क्या होगा? 10,000 के ऊपर 12%, 6 महीने का इंटरेस्ट जेड को मिलेगा, 6 महीने का कितना आता है ये? 600 रुपए। कंपनी से 600 लेंगा, और ऑलरेडी जब खरीदा था तब 400 रुपए किसको दे दिया था उसने? ए को दे दिया था। तो सिंपली जेड का कितना इनकम बचा? 200 रुपए, उसको 200 ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये मार्केट में रेट्स जब डिसाइड होते ना, तो ये रेट जो डिसाइड होते हैं उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड रहता। तो जो मैं अभी बोल रहा था कि जेड तो खुश हो जाएगा, जेड को तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि 2 ही महीने रखा उसने डिवेंचर दो, और एक ए रोएगा, ए बोलेगा यार मेरा 4 महीने का इंटरेस्ट इसको मिल रहा, मेरे को मिलना चाहिए था। तो ए और जेड के बीच में जब प्राइस डिसाइड होती है ना, उस प्राइस में इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड ही रहता। ए को भी पता है कि मैं ऐसा प्राइस उसको बोलना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट पोर्शन भी मिल जाना और मेरे को मेरा सेलिंग प्राइस भी मिल जाना, मतलब मेरा जो डिवेंचर मुझे बेचने का इंटेंशन है। अगर ये इंटरेस्ट 4 महीने का कंपनी ए को दी होती तो एक
11,000 में रेट डिसाइड ही नहीं होता था, फिर ये 10,600 में डिसाइड होता था ए और जेड के बीच में। अगर मान लो कंपनी ऐसा करती थी, भाई ए ने 4 महीने लगा ना, ये 4 महीने का इंटरेस्ट ए को दूंगा, जेड को 2 महीने का, तो इस केस में 11,000 में रेट डिसाइड ही नहीं होता था ए और जेड का। ए और जेड का डिसाइड होता था 10,600 में डिसाइड होता था, मार्केट रेट पे, मार्केट रेट पे डिसाइड होता था, ये रेट नहीं रहता था फिर 11,000। ठीक है, तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। तो यहां पे क्या है, कंपनी विल पे इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट पे करेंगे टू डिबेंचर होल्डर फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द करंट ड्यू डेट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी टू द करंट ड्यू डेट डिबेंचर होल्डर। जो करंट में डिबेंचर होल्डर जो भी रहेगा ड्यू डेट के ऊपर, करंट ड्यू डेट पे जो डिबेंचर होल्डर रहेगा ना उसी को देंगे कंपनी। कंपनी करंट ड्यू डेट के डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। लॉजिकली इंटरेस्ट शुड बी पेड टू ऑल दोस डिबेंचर होल्डर हु हैव होल्ड द डिबेंचर फॉर सर्टेन पीरियड फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू द करंट ड्यू डेट। अगर लॉजिकली देखेंगे, ए को 4 महीने का मिलना चाहिए, बी को 2 महीने का मिलना चाहिए, एक्चुअली देखे तो, लेकिन कंपनी ये सब नहीं करते बैठेंगे। उसका रीजन क्या है, 6 महीने में वो डिबेंचर 1000 बार ट्रांसफर हो सकता, 1000 बार भी ट्रांसफर हो सकता, क्योंकि वो लिस्टेड डिबेंचर्स है। बाइंग एंड सेलिंग हर 2 घंटे में भी हो सकती, हर घंटे को बाइंग सेलिंग हो सकती। मैं खरीदा 110 में, 2 घंटे का उसकी 112 रेट हो गया, मैं बेच दिया, 2 रुपए फायदा हो गया 2 घंटे में। मार्केट रेट कम ज्यादा होते रहता ना, तो डिबेंचर अगर बाइंग एंड सेलिंग कंटिन्यू होते रहता तो कंपनी क्या कैलकुलेशन करते बैठेंगे क्या, इसके बाद 2 घंटे था तो इसका 2 घंटे का कितना होता, इसके बाद 7 डेज का था तो 7 डेज का क्या होता। तो सीधा सीधा है, कंपनी क्या बोलेंगी, करंट ड्यू डेट जो रहेगा जहां पे इंटरेस्ट पे करना है, उस डेट पे जिसके भी नाम पे डिबेंचर रहेगा उसको हम इंटरेस्ट देंगे। बाकी तुम्हारा जो ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, वो तुम्हारा देख लो क्या करना है, वो तुम्हारे अकाउंटिंग करके कैसा करना है, कैसे उसमें कैलकुलेशन करने, वो सब तुम्हारा देखो, हमारा हेडेक नहीं रहेगा। वो हमारा काम है, जिस दिन हमको डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना है उस दिन जो भी डिबेंचर होल्डर रहेंगे उनको हम देंगे। भले वो एक दिन पहले खरीदा होगा, एक दिन पहले भी अगर खरीदा होगा उसने और 30 जून को वो डिबेंचर होल्डर है तो उसको दिया जाएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उसको पूरा। ठीक है, ठीक है, इसमें के कुछ पार्ट क्या करो तुम लिख के ले लो। ये एक लिख के लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, और उसके बाद में वो नीचे के डिबेंचर वाले पॉइंट्स जो पढ़े अपन ने। ऊपर चैप्टर का नाम लिखो पहले, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और फिर नीचे लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपन यहां पे करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, accounting for investment in debentures, accounting for investment in debentures, and third type, reclassification of investments, reclassification of investments। तो वो रिक्लासिफिकेशन में नीचे लिख दो करंट टू नॉन करंट एंड नॉन करंट टू करंट, करंट टू नॉन करंट और नॉन करंट टू करंट। ठीक है, उसके बाद ये नीचे क्या करो, कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर क्वेश्चन इज ऑल्सो पॉसिबल, कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन भी बन सकता, दोनों एट ए टाइम।
ठीक है, उसके बाद अब नीचे क्या करो, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इसको टाइप 1 बोलो या टाइप 2 बोलो, चार्ट के हिसाब से टाइप 2 हो गया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन में अपन एक टाइप कर रहे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। दैट इज ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। और इसके अंदर कुछ फंडामेंटल बेसिक्स है जो सभी चैप्टर के लिए काम आने वाले हैं। मतलब ये कोई ऐसा इस चैप्टर के लिए काम के पॉइंट से ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर में डिबेंचर जब आता तो ऑलवेज अपन इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पे। कोई भी चैप्टर में जब भी डिबेंचर बोल के आएगा या बॉन्ड्स आएगा, कुछ भी आएगा, तो ऑलवेज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। interest amount is always calculated on face value. Formula for calculating interest amount is equals to face value into rate into time in months divided by 12. Interest is not depend on company's profit. Interest is not depend on company's profit. Interest is not depend on company's profit. It is charge against profit. Charge. It is charge against profit. So the investor is bound to receive the interest. या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, so the company is bound to pay the interest. मतलब जरूरी है, कंपनी को पे करना ही पड़ता है इंटरेस्ट, ऑप्शन नहीं है। या इन्वेस्टर के एंगल से लिखो, इन्वेस्टर इज बाउंड टू रिसीव द इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कब कैलकुलेट करना है, टाइमिंग क्या है, कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द करंट ड्यू डेट। लास्ट ड्यू डेट टू द करंट ड्यू डेट। इट कैन बी ईयर ऑल्सो, इट कैन बी 6 months। तो लास्ट ड्यू डेट जो भी रहेगा वहां से करंट ड्यू डेट तक। ठीक है, ये पॉइंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी आगे पॉइंट्स है, तो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये लिख के भी ले लेंगे बाद में और कंटिन्यू में।